हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्ती में होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो हम ले आए हैं, बहुत दिन के बाद आया है। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से वीडियोस नहीं आ पाती है, लेकिन अब से मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि वीडियोस रेगुलर आएगी, कोई कमी नहीं आएगी वीडियो में। एक दिन में लगभग 2 वीडियो अपलोड होगा, एक क्लास 11th का और एक क्लास 12th का। मैं ये कर रहा हूँ, इस पर काम चल रहा है अभी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। उसके लिए हमको टेंशन लेना, आपको नहीं लेना है। बस आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। और आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल और सब कुछ यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा। बस थोड़ा सपोर्ट करें मुझे, पढ़े और खूब तरक्की करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी डायरेक्ट आप लिख लो, हेडिंग लगा लो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या कारण था, कौन किया? तो एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है इसका क्रेडिट जो जाता है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है, ई गोल्डस्टीन को जाता है। और ये कब खोजे थे? तो 1898 से 1900 के बीच में इन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। ये एग्जैक्ट नहीं पता है तो डायरेक्ट इसके बीच में लिख दिया गया है, ठीक है। ई गोल्डस्टीन, चूंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी में ई गोल्डस्टीन को मदद जो है हमारे जे थॉमसन साहब ने भी किए थे, लेकिन होता है ना कि भाई क्रेडिट जो है इन्हीं को मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट तो जे थॉमसन को मिल गया, अब सब कुछ का क्रेडिट यही ले लेंगे तो और कौन, और सब जो है वो क्या लेगा? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ई गोल्डस्टीन को क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट जो है ई गोल्डस्टीन को जाता है। तो उस समय बात क्या था ना कि भाई उस समय जो बात चल रही थी, सब कैथोड रे ट्यूब यानी डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। कोई कैथोड रे ट्यूब पर, यानी उसी को डिस्चार्ज ट्यूब कह लो या कैथोड रे ट्यूब कह लो, दोनों सेम है। तो उस समय जो है ना कैथोड रे ट्यूब पर सभी लोग जो है एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। तो उसमें से एक्सपेरिमेंट करने वाले हमारे ई गोल्डस्टीन साहब भी थे, उन्होंने भी कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट करना चाहे। भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी कैथोड रे ट्यूब से, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो भाई ई गोल्डस्टीन भी पहुंचे हुए फकीर थे, भरे ये गरीब थे, ये गरीब थे, लेकिन कहने का मेरा मतलब है ये भी सोच रहे थे भाई कैसे डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन की, मैं भी करके देखता हूँ, उनका एक्सपेरिमेंट मैं भी दोहराता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे जो ई गोल्डस्टीन साहब थे उन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से जो जे थॉमसन का जो दिया गया थ्योरी था उसको बहुत अच्छे से वो नहीं पढ़ पाए, पूरे कंससनेस से उन्होंने नहीं पढ़ा। इसके लिए इसी के लिए उन्होंने मतलब कुछ उसमें गड़बड़ी कर दी है। अब गड़बड़ी करने के बाद भी उन्होंने भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल चाहिए, क्योंकि हमारे ई गोल्डस्टीन साहब नकल तो किए जे थॉमसन साहब का, लेकिन फिर भी जो है नकल में भी कुछ उन्होंने अकल लगा दिया, जिसके वजह से इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। तो भाई कैसे की, तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमको पहले एक कैथोड रे ट्यूब बनाना पड़ेगा। रे ट्यूब बना लीजिए, चलिए मैं बना देता हूँ। इतना बार ना मैं बनवा चुका हूँ कैथोड रे ट्यूब कि आपको तो समझ में आ गया होगा, आप कैसे बनाते हैं आपको तो पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कैथोड रे ट्यूब लगाई, और वो कैथोड रे ट्यूब भाई ग्लास का था। तो पहला नंबर मैं बता दूँ, ई गोल्डस्टीन थोड़े गरीब थे, तो भाई इनको ये सब चीज़ लाने में तो थोड़ा पैसा खर्चा तो लगेगा ही ना। तो भाई ये ग्लास का, ये हमारे ई गोल्डस्टीन साहब ग्लास के ट्यूब ले आए। उसके बाद जे थॉमसन का थ्योरी देखे थे, उसमें देखे अच्छा बैटरी लगाया है, तो भाई मैं भी बैटरी लगाऊंगा। चल भाई मैं भी लगा दिया बैटरी, ये निगेटिव टर्मिनल इस तरह से लगा दिए बैटरी। ई गोल्डस्टीन जी बैटरी लगा दिए, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर निगेटिव टर्मिनल, छोटा वाला निगेटिव बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, आपको पता है। अब उसमें देखे जे थॉमसन साहब के थ्योरी में, अच्छा इधर एनोड लगाया है तो चल मैं भी एनोड लगाऊंगा, लगा दिया एनोड। लेकिन याद रखिए यही एक गलती कर दी है हमारे
ई गोल्डस्टीन साहब, याद कीजिए कि जे थॉमसन साहब ने जो एनोड लिए थे वो परफोरेटेड लिए थे, यानी छेद छेद था, एनोड में छेद छेद था जे थॉमसन साहब जो लिए थे। लेकिन ये गलती कर दिए, इन्होंने छेद छेद नहीं लिया, एकदम पूरा एकदम सही ले लिया, इसमें कोई छेद छेद नहीं था, एकदम पूरा एकदम ठोस ले लिए, कोई छेद छेद नहीं, यानी एनोड जो उन्होंने लिए उसमें कोई तरह का छेद छेद नहीं, पूरा जो है एकदम सख्त एनोड ले लिए। अब कैथोड में क्या किए इन्होंने, अब मतलब कहते हैं ना कि नकल में भी इन्होंने अकल लगा दिए कि इन्होंने अब कैथोड जो लिए वो एकदम इस तरह से नहीं लिए, एकदम उन्होंने क्या किया, एक गोल टाइप का इस तरह से लिए। वो जो बेसिन देखें, बेसिन में आप लोग जो मुंह धोते होंगे तो बेसिन का जो जिधर से पानी अंदर जाता होगा तो उसका गोल गोल वाला देखें, गोल गोल उसमें छेद 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 रहता है, तो वो वाला उन्होंने निकाले और वहाँ पे यहाँ पे यानी कैथोड पे लगा दिए इस तरह से। इसमें छेद छेद तो रहता ही है, पता ही है आपको, ठीक है। अब ये जो है ये इन्होंने परफोरेटेड रख लिया, अब क्योंकि इसमें छेद है, इन्होंने एनोड को परफोरेटेड किए थे जे थॉमसन साहब, लेकिन हमारे ई गोल्डस्टीन साहब जो थे उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड रख दिया, ठीक है। ये कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड है, पी कैथोड लिख देता हूँ, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं, नहीं दिक्कत कोई भी किसी भी तरह का, ठीक है। अब इन्होंने वैक्यूम पंप से यहाँ पर वैक्यूम पंप भी लगा दिया, सक्शन पंप जिसको बोलते हैं, इस तरह से, और यहाँ से जितना एयर था सबको निकाल दिया, जितना भी एयर इस कैथोड रे ट्यूब में भरा हुआ था सबको वो बाहर खींच लिए। वैक्यूम पंप भी लगा दिए यहाँ पर ताकि पूरा जो है एयर बाहर चला आए। और इनके पास अब इतना कुछ ले आए, इनके बाद पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन कैसे ही करके कैसे पैसा जुगा जुगा के उन्होंने जिंक सल्फाइड की लेयर खरीद के लाई और इसके ऊपर से यानी अंदर से इस तरह से जिंक का कोटिंग लगा दिया। पूरे कैथोड रे ट्यूब में जिंक का कोटिंग उन्होंने लगा दिया। अब इतना करने के बाद उनका पैसा पूरा तरह से ख़त्म पड़ गया। अब जैसे ही वैक्यूम पंप से इन्होंने पूरा सारा एयर बाहर निकाल दिया तो भाई अब इसके अंदर इनर्ट क्लाइमेट तो बनाना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर तो बनाना है भाई इनको। इसके लिए इनको इनर्ट गैस इसके अंदर फिल करना पड़ेगा। भाई इनर्ट गैस बहुत महंगा होता है, कहाँ से लाएंगे ये गरीब आदमी, समझ रहे हैं। तो इनके पास पैसा खत्म हो गया तो क्या करते, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई हम इनर्ट गैस तो नहीं डाल सकते, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं डाल देता हूँ भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इन्होंने डाल दिया। हाइड्रोजन गैस भी अपना आप में इनर्ट ही होता है भाई, ठीक है। ये भी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे अमोनिया जो बनता है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डालने के बाद, कुछ कैटलिस्ट डालने के बाद ये रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन जो एक तरह से इनर्ट गैस एक तरह से माना जाता है, एक तरह से होता नहीं है, ये भी रिएक्शन करता है लेकिन कुछ हद तक तो है ये भी। तो पैसा नहीं था, उन्होंने हाइड्रोजन गैस ही उसमें डाल दिए, कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत अच्छा इनर्ट गैस भी एक तरह से मतलब इनर्ट गैस वाला कंडीशन इसके अंदर जनरेट हो गया, समझ में आ रहा है। और इन्होंने एक बात याद रखिए, इस गैस को जो बाहर निकाले इसका प्रेशर बहुत 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 कम कर दिए, ठीक है। इसका प्रेशर बहुत कम कर दिए, समझ में आया। अब प्रेशर कम करने के बाद अब एक बात याद रखिए कि भाई प्रेशर कम क्यों किए, तो प्रेशर इसलिए कम किए कि अगर प्रेशर कम करते हैं, याद रखिएगा प्रेशर जितना ज़्यादा कम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है उतना अच्छा फ्लो होगा। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एकदम बहुत अच्छा हो जाता है, कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, समझ में आ रहा है। कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, प्रेशर जितना ज़्यादा लो रहेगा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा हाई हो जाती है, एक तरह से समझ लो। तो आप समझ में आ रहा है, जिसके वजह से करंट जो का फ्लो जो है वो थोड़ा अच्छे से होता है, समझ में आया। और एक और बात याद रखिए, इन्होंने प्रेशर को इतना लो कर दिया यानी 0.001 mm ऑफ Hg तक ले गए, ठीक है। अब इतना कर दिए। अब देखिए एक और बात,
अब जैसे ही ई गोल्डस्टीन ने स्विच को ऑन किया, उनको जो है यहां पर कुछ फ्लोरोसेंस डेवलप हुआ। उन्होंने यहां पर कुछ फ्लोरोसेंस देखे, यहां पर कुछ फ्लोरोसेंस को अनुभव किया। अब याद कीजिए जे थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट किए थे कैथोड रे ट्यूब पर, उनका जो फ्लोरोसेंस डेवलप हो रहा था वो तो एनोड के पीछे हो रहा था, लेकिन भाई यहाँ कैथोड के पीछे हो रहा है, ये तो लोचा हो गया। अब ये सुनकर तो भाई उनका होश ही नहीं रहा, एकदम हंसने लगे, या दाएं लगे कभी बाएं लगे, ऐसे करने लगे, एकदम डांस वांस करने लगे, एकदम में सठिया गए एक तरह से कह सकते हो ना। वो बोले या मैंने खोज कर डाला, नया चीज मैंने खोज कर डाला। और जे थॉमसन के पास गए, कहे देख तू कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। और जे थॉमसन ने देखे कि भाई वाकई में पर यहां पर जो है फ्लोरोसेंस डेवलप हो रहा है, यहां पे फ्लोरोसेंस डेवलप हो रहा है। जे थॉमसन बोले चल भाई बढ़िया है, तू तो अच्छा मतलब चीज़ मतलब खोज के निकाला है, मेरे से तो ये नहीं हुआ था, मेरे को तो एनोड के पीछे मिल रहा था फ्लोरोसेंस, यानी चमक जो था वो एनोड के पीछे मिल रहा था, तू तो कैथोड के पीछे कैसे ले आया। अब एक बात याद रखिए, जे थॉमसन साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो इधर से यानी कैथोड रे से कोई रेज जाता था, ठीक है, कैथोड से कोई रेज जाती थी और यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप करती थी, क्योंकि यहाँ पर परफोरेटेड एनोड था, उस छेद के पार जाता था वो रेज और यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप करता था जे थॉमसन के कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। तो इधर से कैथोड से वो रेज निकल रहा था, तो उसका नाम कैथोड रे डाल दिए थे जे थॉमसन साहब। अब याद कीजिए, अब क्या है कि भाई ई गोल्डस्टीन जो थे, ई गोल्डस्टीन, अब भाई इधर से रेज सॉरी इधर से कोई रेज आ रहा था उनके हिसाब से कि एनोड से कोई रेज आ रहा होगा और इस परफोरेशन को यानी इस परफोरेटेड को पार कर रहा होगा और यहाँ पर चमक रहा होगा। इसीलिए उन्होंने बोले कि भाई एनोड से कोई रेज आ रहा होगा तब ना इस परफोरेशन के पार जाके यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई एनोड से रेज आ रही है, तो उन्होंने बोल दिया भाई एनोड रेज, आई डिस्कवर्ड एनोड रेज। और ये सुनकर यानी ये मतलब वो खोज करके बावले हो गए, पगला गए, सठिया गए, उनका तो कंट्रोल नहीं था। वही बोला ना मैं, वो मतलब इतने पागल हो गए कि बोलने लगे दाएं लगे कभी बाएं लगे, मतलब खूब खुश हो गए। अब भाई जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खोज कर लेंगे तो खूब खुश तो होंगे ही। एनोड रेज का खोज कर दिया, लेकिन वाकई में एनोड रेज जैसा कुछ होता नहीं है, वो मैं अभी आगे डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतना बात समझ में आया। तो जे थॉमसन के पास गए ई गोल्डस्टीन और कहें कि देख भाई मैंने एनोड रेज खोज कर दिया, तो अब बता तू मेरे बारे में क्या कहता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन गए जे थॉमसन के पास, तो जे थॉमसन साहब बोले भाई काम तो तू बड़ा शानदार किया है, तू तो भाई कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंस डेवलप करवा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो भाई, तो अगर एनोड रेज नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो एक काम कर, तू इसमें एक काम क्यों नहीं करता, तू यहाँ पर जो है क्रॉस रख के देख ले ना। जे थॉमसन साहब तो क्रॉस रखे थे ना, तो उसका शैडो बना था, तो यहाँ पर क्रॉस रख के उन्होंने देखे, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस रखे कि अगर एनोड रेज नाम का कोई भी अगर चीज़ होगा तो एनोड रेज इस तरह से आएगा, इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टकराने के बाद यहाँ पर इसका शैडो बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शैडो जिस तरह से इधर एनोड पर शैडो बन रहा था क्रॉस का, तो यहाँ पर शैडो बनना चाहिए। तो उन्होंने जो इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर उन्होंने इस क्रॉस को रखा, तो भाई कुछ नहीं हुआ, परछाई नहीं बना, इसका शैडो नहीं बना, फुस ले। अब यहाँ पे ई गोल्डस्टीन का चेहरा उतर गया, वो बावड़े हो गए थे। अब तो उनका ये जो हार्ट बीट था वो ठप 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 ढक 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 करने लगा कि भाई ये कैसे नहीं हो रहा। तो भाई जे थॉमसन बोले चलो भाई तो हिम्मत मत हारो, एक काम मैं और करता हूँ, इसके अंदर पैडल व्हील लगा के देख लो। अब भाई पैडल व्हील अगर इधर से कोई एनोड रेज नाम का कोई चीज़ होगा तो भाई वो इधर से अगर आएगा तो पैडल व्हील को घुमा देगा, क्या जाहिर सी बात है पैडल व्हील को घुमा देगा। तो उन्होंने पैडल व्हील भी लगा के देखे, इस तरह से पैडल व्हील लगाए, लेकिन उसके बाद भी इधर से कुछ नहीं हुआ।
ना। अगर इधर से एनोड रेज नाम का कोई चीज़ आता तो भाई इस तरह से ये मूव करना चाहिए था, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए था, लेकिन वो तो किया ही नहीं, फुस इधर से कुछ भी मूव नहीं किया, यानी ये पैडल व्हील थोड़ा भी हिला ही नहीं। पैडल व्हील फ्रिक्शन लेस होता है, थोड़ा भी अगर उसको मतलब कुछ फोर्स मिल जाए तो वो घूमने लगता है, लेकिन थोड़ा भी ये घूमा नहीं। ये बात सुन के तो ई गोल्डस्टीन का पूरा चेहरा ही उतर गया। जे थॉमसन साहब उसको मतलब ई गोल्डस्टीन का दिलासा दिलाते, कहते भाई टेंशन मत ले। तो बाद में ई गोल्डस्टीन जो थे वो बोले अरे यार मैं तो भूल ही गया कि मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस को डाला है। किस गैस को डाला है? हाइड्रोजन गैस को डाला है। और उसके बाद ई गोल्डस्टीन जो है जे थॉमसन को कुछ बात बताते हैं कि भाई ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, ये जो H2 गैस होता है, ये बहुत सिंपलेस्ट एटम होता है। क्या होता है भाई? सिंपलेस्ट एटम होता है, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो सिंपलेस्ट एटम ही तो होता है। एक हाइड्रोजन है ये तो सिंपलेस्ट एटम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। क्या हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसी की वजह से इसी के लिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। तो याद कीजिए यहाँ पर यानी यानी ई गोल्डस्टीन बताते हैं जे थॉमसन को कि भाई इधर से तू जैसे ही मतलब इधर तो निगेटिव है तो ये पूरा निगेटिव है, तो भाई ये इधर से कैथोड, ये तो कैथोड है। अब ये पॉजिटिव है तो इधर पूरा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये एनोड है, ये कैथोड है। ये बात तो सही है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि इधर से तो कैथोड रे तो निकलेगा ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर कैथोड है तो इधर से तो कैथोड रे निकलेगा ही निकलेगा। इधर से कैथोड रे तो पक्का निकलेगा, 100% इधर से कैथोड रे निकलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि कैथोड रे नहीं निकलेगा, कैथोड रे तो निकलेगा इधर से, ठीक है। अब कैथोड रे इधर से निकलेगा, आप हाइड्रोजन गैस इसमें डाले हुए हो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एटम होगा और वो बहुत सिंपलेस्ट एटम होता है। अब यहाँ पर कैथोड रे जो है, कैथोड रे का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट तक होता है लगभग में, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कैथोड रे का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, बहुत स्पीड है। इतना जोरदार टक्कर अगर हाइड्रोजन एटम को मारेगा तो वो बहुत आसानी से, यानी अगर याद रखो कि हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर और इसको इतना जोरदार टक्कर यानी ये मारेगा लगभग लाइट के स्पीड से, तो डेफिनेटली है कि यह जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, H+ और 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो त्याग देगा ना, वो निकाल देगा, बाहर कर देगा, और क्या बना देगा? H+ और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, इतना जोरदार टक्कर मारेगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर से बाहर फेंक देगा, समझ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन, अब कैथोड रे में क्या होता है? याद रखिए, कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल मौजूद होता है? कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो याद रखिए, एक तो हाइड्रोजन से निकला वो इलेक्ट्रॉन, और कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होता है। बोलो समझ में आया? यानी ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो याद रखिए कैथोड रे के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो हाइड्रोजन लॉस कर दिया, इतना जोरदार टक्कर मारा इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, वो तो एनोड के पास समा जाएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। याद रखिए, एनोड में अभी परफोरेशन नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप नहीं हुआ। अगर इसमें छेद रहता तो यहाँ भी क्या देखने को मिलता? हमको फ्लोरोसेंस देखने को मिलता। इतना बात समझ में आया? अब याद रखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, देखिए देखते रहिए, मज़ा आएगा। इधर से मैं थोड़ा इधर से मिटाता हूँ, हाथ मेरा खराब हो जाएगा। देखते रहिए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सिर्फ बात यही है कि बस देखते रहिए आराम से। इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भाई एनोड में समा गए, लेकिन H+ यानी ये तो, इसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियस भी बोला जा सकता है, इसको आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हो H+ को। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस ही तो है, इसमें न्यूट्रॉन है कहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर H+ जो है यहाँ बच गया, H+ इधर, इस H+ जो बचेगा वो तो इधर होगा,
ऐसा मतलब यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर कैथोड के पास देखिए, कैथोड के पास निगेटिव चार्ज है और ये जो चीज़ टूटा है ये H+ में बन गया है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये कैथोड के पास निगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली है कि यह इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये H+ जो है इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। अब H+ इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और ये परफोरेशन को याद रखिए, ये परफोरेशन को चीरते हुए यानी परफोरेशन के अंदर से जाते हुए इसके पार जाते हुए यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप किया, समझे। इलेक्ट्रॉन तो इस एनोड के पास आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये जो H+ जो बच गया टक्कर होने के बाद जो H+ बना था, वो H+ जो था वो डायरेक्ट यहाँ पर ये परफोरेशन को पार करते हुए यहाँ पर हिट किया और यहाँ पर तो जानते ही है ZnS की कोटिंग की गई है। यहाँ तो ZnS यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई थी पहले ही, ये तो पता ही है आपको, जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पे है जिसके वजह से यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो इतना कुछ ई गोल्डस्टीन बताया, जे थॉमसन साहब बोले वाह यार तुम्हारा दिमाग का दाग देता हूँ मैं। तो इससे क्या पता चला यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इतना जोरदार कैथोड रे टक्कर मारा हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि ओवरऑल तो हाइड्रोजन एटम ही डाला गया था, इनर्ट गैस। बोले ना कि कोई चीज़ ऐसा होता है, कोई मतलब ऐसा अगर आप शिद्दत से कोई भी काम को कर रहे होते हो पूरा शिद्दत से, तो भाई वो काम आपका हो ही जाता है। अब मान के चलिए ये कितना संयोग बस है, हाइड्रोजन गैस डाल दी, अगर कोई और गैस डालते तो ये एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं बच्चों। कितना मतलब इनका लक कितना साथ दिया, ये देखिए हाइड्रोजन गैस डाले क्योंकि सिंपलेस्ट एटम था, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इधर H+ बचा, वो इधर परफोरेशन को पार करते हुए यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, जिसके तरफ इधर अट्रैक्ट हुआ और इधर फ्लोरोसेंस डेवलप करवाया, जिससे ये निष्कर्ष निकला। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, रब करता हूँ कि भाई इतना जोरदार टक्कर मारने के कारण यहाँ H+ बन गया और इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ आ गया। अब चूंकि अब एनोड रेज नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होता है, बाद में इन्होंने हमारे ई गोल्डस्टीन साहब ने माने कि हाँ भाई मानता हूँ कि एनोड रेज नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। अब इस रेज को यानी जो एनोड से आ रहा था, अब रेज कोई नहीं आ रही थी, वो H+ जो है H+ आ रहा था, वो रेज कुछ नहीं आ रही थी। अब इसी H+ को यानी इसी पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया केनाल रेज। क्यों भाई केनाल रेज नाम दिया गया? तो क्योंकि ये होल से यानी क्योंकि ये छेद से पास हो रहे थे, इसी के लिए इसको केनाल रेज नाम दे दिया गया। ये होल छोटे छोटे पोर्स, टीनी पोर्स होल से जा रहे थे, जिसके वजह से इसको केनाल रेज नाम दे दिया गया। समझ में आया ये सारा बात बच्चों? ठीक है, केनाल रेज नाम दे दिया गया। इतना बात आई थिंक आपको क्लियर हुआ। केनाल रेज क्यों नाम दे दिया गया? क्योंकि ये पोर्स से जा रहा था। ठीक है, इतना बात याद रखिए। और ये जो चीज था यानी ये जो रेज जा रही थी केनाल रेज, वो पॉजिटिवली चार्ज था। क्यों? द रेज लिख दो, द रेज, या डायरेक्ट आप लिख दो केनाल रेज, केनाल रेज, केनाल रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों पॉजिटिवली चार्ज थे? तो डेफिनेटली कि इधर कैथोड था, तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो निगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होते हैं, या पॉजिटिव निगेटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज था, तो ये डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी इधर अट्रैक्ट हुआ और तभी फ्लोरोसेंस डेवलप हुआ है। इसी के लिए मान लिया गया कि केनाल रेज जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। इतना बात आई थिंक समझ में आया। तो इसको मैं रब करता हूँ, इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको मैं रब करता हूँ और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखता हूँ कि केनाल रेज का क्या प्रॉपर्टी था। इसके बाद उन्होंने ई गोल्डस्टीन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट लगा के देखे, उसके बाद देखे कि भाई ये जो केनाल रेज था वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा था, उधर फ्लोरोसेंस डेवलप करवा रहा था, निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जिसके वजह से और क्लियर हो गया कि भाई केनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है। केनाल रेज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसके वजह से वो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और उसके बाद ये जो केनाल रेज था वो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी डेविएट हो गया।
अब भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में कौन डेविएट करता है? जिसके पास कुछ ना कुछ मास रहता है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहता है, वही तो होता है भाई डेविएट। तो इसके कैनाल रेज के पास था, इसी के लिए डेविएट हो गया। ठीक है, तो इतना बात आई थिंक समझ में आया। ये सारा चीज़ अभी हम लिखेंगे, पहले इतना लिख लो और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दो। चलिए भाई मिटाता हूँ। तो आई थिंक आपको पढ़ाई में आनंद आ रहा होगा, तो इसको मैं जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो पीछे जाके जल्दी से आप लिख लो। ठीक है, पीछे जाके आप जल्दी से लिख लो। अब मैं बात करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज का क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं दिखाता हूँ, यानी कुछ निष्कर्ष निकाले हमारे ई गोल्डस्टीन साहब, और तब जाके इन्होंने प्रॉपर्टीज निकाला कैनाल रेज का। तो भाई कैनाल रेज जो होता है, कैनाल रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। अब भाई स्ट्रेट पाथ पर ये क्यों ट्रेवल करता है? समझ में आ रहा है? स्ट्रेट पाथ पर यू क्यों ट्रेवल करता है? तो याद रखिए, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। ये फिर से मैं कैथोड रे ट्यूब थोड़ा बना लेता हूँ, उसके बाद जल्दी मिटा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरे डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ से बैटरी इस तरह से निगेटिव टर्मिनल और इधर पॉजिटिव, और इस तरह से यहाँ पर एनोड लगा हुआ था जो परफोरेटेड बिल्कुल भी नहीं था, हार्ड था पूरा। और इन्होंने याद रखिए, इन्होंने जो कैथोड लगाया था और वो गोल टाइप का था ना, बेसिन वाला, वॉश बेसिन वाला, तो उसको थोड़ा उन्होंने क्या कर दिए, आगे कर दिए। क्या कर दिए भाई? थोड़ा आगे कर दिए। ठीक है, थोड़ा आगे कर दिए। और यहाँ तो पोर्स होता है, ये छोटा छोटा छेद होता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किए कि भाई ये जो हमारा क्रॉस था, क्रॉस उसको यहाँ पर लगा है, यहाँ पर क्रॉस लगा है। क्या किए इन्होंने? यहाँ पर क्रॉस लगा है। अब क्रॉस लगाने के बाद क्या था, समझ में आ रहा है? क्रॉस लगाने के बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पर, अब यहाँ पर क्रॉस लगाने के बाद यहाँ पर इसका शैडो बन गया। अब शैडो तभी बनता है जब भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो इसीलिए कैनाल रेज जो हुआ वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया। यहाँ से इन्होंने पता कर लिए। समझ में आया कि कैनाल रेज स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं सीधा। अगली बात उन्होंने बताई कि कैनाल रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैनाल रेज या द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कैनाल रेज, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड because it attracts towards negative plate, नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट बोल दो। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाए थे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब है, बार बार मेरे को बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे बैटरी होगा इस तरह से, ज़्यादा एकदम जल्दी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने ये देखिए प्लस, इधर ये दो प्लेट लगाए होंगे इस तरह से, इधर से इस तरह से प्लेट, और इसमें भी उन्होंने बैटरी कनेक्ट कर दिए होंगे। ठीक है, अब जिधर निगेटिव होगा, अगर इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव है तो पूरा इस पर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है तो इधर पूरा इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर जो, याद रखिए यहाँ पर इस तरह से परफोरेशंस था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस डेवलप हो रहा था, यहाँ पर एनोड था, बना दो जल्दी आप, और जो कि बिल्कुल भी हमारा परफोरेटेड नहीं था, पूरा हार्ड था। अब इधर से जो आ रहा था, जो H+ था यहाँ पर बचा हुआ, यानी डायरेक्ट आप समझ लो हमारा जो कैनाल रेज था वो इधर अट्रैक्ट हो रहा था। इधर यहाँ पर H+ जो था ये इधर अट्रैक्ट हो रहा था। और हमको पता ही है कि पूरा में ZnS की कोटिंग की गई है, पूरे में ZnS की कोटिंग की गई है, जिसके वजह से फ्लोरोसेंस यहाँ पर डेवलप हो रहा था, जिसके वजह से हमको पता चल जा रहा था कि भाई फ्लोरोसेंस अब इधर आने के बजाय इधर डेविएट होकर इधर फ्लोरोसेंस डेवलप कर रहा था।
अब इधर फ्लोरोसेंस डेवलप किया तो ये इधर नेगेटिव टर्मिनल है, जिसके वजह से ये पता लगा लिए कि भाई ये जो कैनाल रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। समझ में आया बच्चों? मिटा दूँ इसको? यस। इसी से इनको पता चला कि भाई कैनाल रेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैनाल रेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसके वजह से उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन रख दिया। क्या नाम रख दिए? प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इसका नाम प्रोटॉन रख दिया, और उसका जो सिंबल होता है P+ से हम लोग आजकल दिखाते हैं। इतना बात आई थिंक समझ में आया बच्चों आपको? अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स present in the canal rays have mass as well as velocity, because it deviates in magnetic flux। समझिए कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे कैनाल रेज के अंदर, वो उनके पास मास भी था और उसके साथ साथ वेलोसिटी भी था। ये कैसे पता चला उनको? तो उन्होंने मैग्नेट रख के देख लिया, हॉर्सशू मैग्नेट। और हॉर्सशू मैग्नेट जो इस तरह से होता है बाबू, हॉर्सशू मैग्नेट इस तरह से होता है, सी शेप्ड मैग्नेट होता है, घोड़े की नाल के जैसा, जिसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इधर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आमने सामने होता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है। और याद रखिए कि जिसके पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम किसके पास? मोमेंटम बराबर क्या होता है? मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो जिसके पास मास और वेलोसिटी होगा तो वही तो मोमेंटम है। यानी अगर मोमेंटम किसी के पास है तो इसके पार नहीं जा सकता, वो डेविएट हो जाएगा अपने रास्ते से। तो भाई ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था यानी प्रोटॉन जो था वो डेविएट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स से डेविएट हो गया, जिससे ये पता चल गया कि भाई इसके पास क्या है? मोमेंटम है, यानी वेलोसिटी भी है, उसके साथ साथ मास भी है। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है। मिटा दूं? यस। अब मास कैसे होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? वो रास्ते में पैडल व्हील लगाएंगे, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद पैडल व्हील लगाए होंगे, ठीक है, जिसके वजह से वो हिट किया होगा, थोड़ा वो घूमा होगा। अब जाहिर सी बात है प्रोटॉन के पास वजन तो होता है, वो आगे पता चलेगा कि कैसे होता है भाई प्रोटॉन के पास वजन। तो इतना बात आप लिखिए, अभी इसमें जगह नहीं है, पहले इसको मिटाता हूँ, उसके बाद पहले इतना आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो याद रखिए कि ये जो हाइड्रोजन का एटम था, ये जो हाइड्रोजन का एटम था वो कैसे स्टेबल था, या कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे स्टेबल होता है? अगर कोई नेगेटिव है तो उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव होगा, तभी तो वो स्टेबल रहेगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का पर जो है चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो भाई ये माइनस में हो गया, तो इसके ठीक अपोजिट अगर प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहेगा, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और तभी तो एक एटम जो है वो क्या रह पाएगा? स्टेबल रह पाएगा, या डायरेक्ट आप कह लो तो न्यूट्रल रह पाएगा, अन्यथा न्यूट्रल ही नहीं रहेगा। इसी के लिए मान लिया गया कि भाई 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उस पर वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना बात समझ में आया? तो भाई चार्ज तो पता चल गया, एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है प्लस में, लेकिन चार्ज तो बता दिए, वो तो आसानी से बता दिए चार्ज प्रोटॉन पे, लेकिन लोचा कहाँ पे फंस गया? वो फंस गया मास ऑफ
ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास क्या होगा। अब हमारे ई गोल्डस्टीन साहब बहुत ही गजब के आदमी, गरीब थे लेकिन उनका दिमाग बहुत चलता था तेज, सटा सट। अब उन्होंने कहा कि भाई अब इनका नसीब भी कितना तगड़ा है कि इन्होंने हाइड्रोजन एटम को चूज कर लिए, हाइड्रोजन एटम इन्होंने चूज किया। अब हाइड्रोजन एटम जो होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है कम, इतना मास इतना कम होता है कि इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कितना कम होता है, जे थॉमसन के इस अति में निकाले थे ना हम लोग, कितना कम होता है। अब इतना कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यानी एक एटम में इलेक्ट्रॉन का मास कोई भी मायने नहीं रखता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का मास कोई भी मायने नहीं रखता, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी के लिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो भाई हाइड्रोजन का जो एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन तो बचेगा, यानी डायरेक्ट न्यूक्लियस बचेगा और तो कुछ बचेगा नहीं। क्या हाइड्रोजन में याद रखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन को हटा ही दिए तो बचा क्या, प्रोटॉन, यानी डायरेक्ट आप न्यूक्लियस कह लो उसको, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, अब याद कीजिए एक हाइड्रोजन एटम का हम लोग वेट यानी मास कैलकुलेट कर रखे हैं एक्सपेरिमेंटली। चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग अगर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वहाँ पढ़े होंगे कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वह 1.672 इंटू 10⁻27 माइनस में 27 kg होता है, या इसी को ग्राम में लिखे तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। अब एक बात आप याद रखिए कि भाई अब हाइड्रोजन में दुइये को चीज़ है ही, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के मास को हम तो नेगलेक्ट करिए दिए, तो हाइड्रोजन का मास अब बचा। हाइड्रोजन का एटम का मास पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन के मास पर। अब हाइड्रोजन का एटम का मास हम लोग को पता है भाई, एटम का मास किस पर निर्भर कर रहा है भाई, प्रोटॉन पे। पूरा प्रोटॉन की वजह से उस एटम हाइड्रोजन एटम का मास है। तो भाई प्रोटॉन का जितना मास होगा उतना ही एटम का होगा, यानी एटम का जितना मास होगा उतना ही प्रोटॉन का होगा। अब हाइड्रोजन एटम का मास हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रखे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो भाई लगा दिए कि भाई वही होगा प्रोटॉन का मास। ठीक है, तो बहुत आसानी से मास भी खोज लिया गया, बड़ा बुद्धिमत्ता से, विवेक से खोज लिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसानी से मिल गया मास प्रोटॉन का। लेकिन याद रखिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन मतलब E/m रेशियो, आप लोग को याद है E/m रेशियो क्या था भाई, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg था। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था ना, प्रोटॉन के लिए भाई E/m रेशियो, यानी प्रोटॉन के लिए ये रेशियो होता ही नहीं। प्रोटॉन के लिए पूरा अलग हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे, प्रोटॉन के लिए सब कुछ अलग हो जाता है। इसी के लिए अब प्रोटॉन देखिए, हर एक एलिमेंट में जो है प्रोटॉन कहीं पर 2, कहीं पर 1, कहीं पर मतलब अलग अलग, मतलब एक इंडिविजुअल प्रोटॉन आपको मिलेगा नहीं। लेकिन प्रोटॉन तो भाई कभी बाहर नहीं ना निकलता है। अगर प्रोटॉन को आप लोग तोड़ना चाहते हैं तो आपका रिएक्शन जो है न्यूक्लियर लेवल तक होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन तक होना चाहिए, अन्यथा आप लोग प्रोटॉन को बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाला जा सकता है, समझ रहे हो। इसी के लिए E/m रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है, लेकिन प्रोटॉन का अलग अलग रहता है, बदलता रहता है। हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के लिए बदलता है। हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, लिथियम के लिए अलग, बेरिलियम के लिए अलग, ब्रोन के लिए अलग, कार्बन के लिए अलग, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, ऑस्मियम, सबके लिए अलग होगा। ठीक है, तो इतना बात आई थिंक समझ में आया। और यहाँ से हो गई प्रोटॉन की डिस्कवरी, यहीं से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। इसी तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई बच्चों। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया ना बहुत अच्छे से। अगर नहीं आया तो दोबारा फिर से इस वीडियो को देखिए
और देखिए क्या हमसे मिस्टेक रह रही है, क्या हम क्या कहते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या मतलब वहाँ पर मिस्टेक रह रहा है। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, वहाँ पर जाके कमेंट करें। अब हम कमेंट सबका देखते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अब जो भी प्रॉब्लम आपका रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिखने का हम समय दे देते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब नहीं लिखें तो बैक जाकर पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।